राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने कहा 18 जुलाई को होगा मतदान और 21 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया। कहा, भारत बायोटेक के शीर्ष 10 देशों के समूह में पहुंचने से बहुत दूर नहीं। छत्तीसगढ़ में जुलाई से शुरू होगा सामाजिक आर्थिक सर्वे। सर्वेक्षण के लिए अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण सम्मेलन रायपुर में शुरू। और सोलर पावर एनर्जी से ऊर्जा संरक्षण की तैयारी में रेलवे। दुर्ग जिले के जंजगिरी में तैयार हो रहा है सोलर पावर प्लांट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आज नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 29 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आयोग ने कहा कि हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव में मतदान के लिए विशेष स्याही वाला पेन मुहैया कराया जाएगा। इस दौरान राजनीतिक दल कोई भी व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा के महासचिव चुनाव प्रभारी होंगे। So the notification would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. गौरतलब है कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। वे देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है और ये 10 अरब डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर हो गई है। आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत बायोटेक के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष 10 देशों के समूह में पहुंचने से बहुत दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। 10 अरब डॉलर से 80 अरब डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। नए भारत की इस नई छलांग में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी बायरेक की बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक भारत का टेकेट कहलाएगा। उन्होंने कहा कि आज जब भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है, बायोटेक क्षेत्र अगले 25 वर्षों के लिए विकास की पहल को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सरकार के अभूतपूर्व निवेश ने बायोटेक क्षेत्र को गति प्रदान की है।
2 दिन तक चलने वाला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। एक्सपो उद्यमियों, निवेशकों, उद्योग जगत के नेताओं, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, जैव इनक्यूबेटरों, निर्माताओं, नियामकों, सरकारी अधिकारियों आदि को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। एक्सपो में लगभग 300 स्टॉल लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में सामाजिक और आर्थिक सर्वे इस साल 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये अगले साल 30 जून तक चलेगा। इसमें केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की टीमें गांवों और शहरों में घर घर पहुंचेंगी। इस दौरान ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्तर कैसा है। इस विषय पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा आयुष योजना का फायदा कितने लोग उठा रहे हैं, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। इस सर्वेक्षण के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन आज रायपुर में शुरू हुआ। राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर एनएसओ एफओडी पश्चिमी क्षेत्र के उप महानिदेशक आरसी गौतम और पत्र सूचना ब्यूरो के सहायक निदेशक एसके तिवारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रायपुर के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने की। आइए इस संबंध में अधिक जानकारी लेते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रायपुर के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू से। साहू जी, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। साहू जी, कृपया ये बताइए कि ये सर्वेक्षण किस प्रकार से किया जा रहा है। ये सर्वेक्षण मैडम नेशनल लेवल पे जी कैम शेड्यूल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो की इंडिकेटर, उसके जो सब इंडिकेटर जो जिसका प्रशासनिक डाटा उपलब्ध नहीं है, इस संदर्भ में सर्वे किया जाता है, जो कि लोगों के मूलभूत सुविधा से संबंधित, जहां सुरक्षित ढंग से पेयजल की सेवाओं को उपयोग करने वाले जनसंख्या का अनुपात, दूसरा उसमें जहां सुरक्षित ढंग से संबंधित पेयजल के साथ साथ साबुन और पानी से हाथ धोने की सुविधा का उपयोग करने वाली जनसंख्या का अनुपात, इसके बारे में सर्वे किया जाएगा। और उन व्यक्तियों का जो लिंगवार अनुपात किया जाएगा जो कि मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और मोबाइल फोन में जहां जिस पॉपुलेशन में नेटवर्क कवरेज है और इंटरनेट की सुविधा जो उपलब्ध रहती है, उसका उपयोग जो किया जाएगा, इसके बारे में भी डिटेल जो शेड्यूल भरा जाएगा। और साथ ही जो लोगों के बारे में जो औद्योगिक वित्तीय संस्था में खाता रखते हैं, इसका भी वस्तु के प्रतिशत का भी सर्वे किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही महिलाओं का प्रतिशत भी जो औपचारिक वित्तीय संस्थान में खाता रखने वालों का, इसके किया जाएगा। जी साहू जी, हाँ मैडम, ये बताइए कि ऐसे सर्वेक्षण हमारे देश की आम जनता के लिए किस प्रकार से जरूरी होते हैं, क्या अहमियत है ऐसे सर्वेक्षणों की? इस सर्वेक्षण से मेन तो देश के प्लानिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और इसका जो डाटा जो अभी किसी प्रशासनिक डाटा में उपयोगी नहीं है, मतलब उपलब्ध नहीं है, इसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल जो 2020 तक पूरा किया जाना है, इसमें मेन रोल अदा किया जाएगा। और इसका इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त मिलेगा इस डाटा से। और दूसरा जो स्वास्थ्य के संबंध में आयुष के बारे में भी उपलब्धि, आयुष के बारे में भी डिटेल भरा जाएगा कि कितने लोग इस आयुष के जो प्रणाली को उपयोग करते हैं और उसका जो फायदा लेते हैं। और इसमें आयुष प्रणाली में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, इससे उपचार लेने वाले लोगों का भी डिटेल अनुभव लिया जाएगा। तो इसका जनरली जो इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण से ये जो सर्वे है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और इससे आम जनता को भी नीति निर्माण में फायदा होगा और लोगों तक पहुंच बनेगी। जी, दूरदर्शन समाचार से जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। ये थे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रायपुर के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू।
छत्तीसगढ़ राज्य के स्टार्टअप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न 4 कैटेगरी में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड प्राप्त किया है। स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए 8 और 9 जून को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा बेंगलुरु में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्टार्टअप इंक्यूबेशन के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रबी को सर्वश्रेष्ठ इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ से 12 स्टार्टअप कंपनियों ने अपनी भागीदारी दी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने ये सम्मान पाने वाली राज्य की सभी स्टार्टअप कंपनियों और उद्योग विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। देश में अब तक 194 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15,43,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच कल 3,500 से अधिक संक्रमित स्वस्थ हुए, जबकि 7,200 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 32,498 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। कल 8 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। कल कोरोना संक्रमण से बलौदाबाजार जिले में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। राज्य में इस समय महासमुंद, गरियाबंद सहित 9 जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दुर्ग जिले के जंजगिरी में सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से ये संयंत्र लगाया जा रहा है। लगभग 77 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस सोलर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट है। यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इससे बनने वाली एनर्जी का इस्तेमाल रेलवे के पावर ग्रिड के माध्यम से किया जाएगा। रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता अनुराग तिवारी ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा देश भर में इस तरह के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं और इसका इस्तेमाल उन प्रदेशों में किया जाएगा जहां बिजली की दर अधिक है। 50 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट है। ये रेलवे बोर्ड की परियोजना है। रेलवे में परियोजना चल रही है कि रेलवे के पास जो खाली पड़ी हुई ज़मीनें हैं, जो अभी वर्तमान में किसी और चीज़ के लिए उपयोग में नहीं आ रही हैं, तो वहाँ पर लैंड बेस्ड सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो रेलवे के जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस हैं, उसी का एक पार्ट है। पूरे ऑल इंडियन रेलवे में ये काम चल रहा है। और ये पार्टिकुलर जो जंजगिरी का प्लांट है, ये 50 मेगावाट कैपेसिटी का है, पीवी मॉड्यूल्स, और ये रेलवे के लिए ग्रिड में एनर्जी डालेगा और वहाँ से अलग अलग स्टेट्स में चले जाएगी, पावर ट्रांसमिट की जा सकती है। गौरतलब है कि इस प्लांट के बन जाने से जहां रेलवे को करोड़ों रुपए की बचत होगी, वहीं इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। अनुमान के मुताबिक अक्टूबर माह से इस संयंत्र से रेलवे को बिजली मिलने लगेगी। आदिवासियों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि बिरसा मुंडा ने महाविद्रोह चलाकर तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। उन्होंने अंग्रेजों से न केवल देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री बघेल ने कहा कि आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाना और उनके स्वाभिमान की रक्षा करना बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री ने श्री मुंडा के कार्यों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने आदिवासियों को संगठित कर जल, जंगल और जमीन पर अधिकारों के लिए आंदोलन किया। उनके शौर्य और बलिदान की गाथा आज भी हम सबको प्रेरित करती है। अब कुछ खबरें जिलों से। कोरिया जिले में पुलिसिंग प्रणाली को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर हाईवे पुलिस चौकी नागपुर स्थापित किया गया है। पहले ये सहायता केंद्र के रूप में संचालित था, जिसे लोगों की मांग पर पुलिस चौकी बना दिया गया है। स्थानीय विधायक गुलाब कमरो ने इस चौकी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सरगुजा आईजी अजय यादव, कलेक्टर कुलदीप शर्मा, एसपी प्रफुल्ल ठाकुर मौजूद थे। सरगुजा आईजी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस विभाग और आम लोगों के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोग अपनी समस्याओं को पुलिस से बेहिचक साझा कर सकें और उनका समय पर निदान हो सके।
कांकेर जिले के चारामा क्षेत्र के ग्राम जेपरा में एक बार फिर हाथियों के दल ने दस्तक दे दी है। इस बार हाथियों के दल ने बाड़ी में लगे पेड़ पौधों के अलावा घरों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। हाथी की वजह से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण रथ जगाकर हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस दल में 23 हाथी मौजूद हैं। वन विभाग के कर्मचारी हाथियों की आवाजाही पर नजर रखे हुए हैं। वन अमले ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। आगामी 12 जून को होने वाली प्री बीएड परीक्षा की तैयारी को लेकर राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में प्रतिभागियों के लिए मॉडल टेस्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान परीक्षार्थियों को बताया गया कि बीएड डीएड के परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का होता है और परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में जिले भर से 130 प्रतिभागी शामिल हुए। महाविद्यालय के जियोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक संजय खिस्के ने बताया कि समय समय पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों को लेकर इस तरह की परीक्षा आयोजित की जाती है ताकि परीक्षार्थियों को अपनी तैयारियों को परखने का अवसर मिल सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।